आप सब दुनिया के हालात देख रहे हैं और बतौर मुसलमान होते पहला फ़र्ज़ ये होता है कि एटलीस्ट जाते जाते हम नेशन को अवेयर ज़रूर कर जाएं कि आज नहीं तो शायद हम इस दुनिया पर ना हो लेकिन ये वीडियो ज़रूर बाकी होंगी। पाकिस्तान टारगेट होगा अगला। जो हालात बन रहे हैं, एक सदी का आदमी था डॉक्टर इसरार, वो क्या कह गया, टारगेट नंबर 1 कौन है और टारगेट नंबर 2 कौन है, ये वीडियो देखिए। ईरान उनका टारगेट है, टारगेट नंबर 1। चूंकि हुकूमत की सतह पर फंडामेंटलिज्म है और वो आया है एक अवामी इनकलाब के नतीजे में, फिर उनके पास तेल की दौलत है, उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हो जाए तो बहरहाल खड़ा हो सकता है। और नक्शा वो दुनिया को दिखा चुका है कि लड़ा दे ममूले को शाहबाज। नंबर 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान 400 बरस की तजदीदी मसाई का अमीन है, अमानतदार है। पूरे हिंदुस्तान में मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनका जिहाद, अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर, मौलाना मौदूदी जैसा मुसन्निफ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग, शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद हुर्रियत, पूरे आलम इस्लाम में इनका इनका पैरेलल कोई मौजूद नहीं। वीडियो आपने देख ली। टारगेट नंबर 1 तो टारगेट हो रहा है। टारगेट नंबर 2 क्लियरली वो है जो न्यूक्लियर वेपन रख के बैठे हैं। ये जो वेस्ट है, ये इन्होंने आपस में जंगे जुंगे लड़के, क्योंकि इनके अंदर जंगी जुनून बहुत ज़्यादा है। चीनी सदर ने भी ट्वीट कर दिया कि ये अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है, इन्होंने चैन नहीं लेने देना। जितनी जंगें हैं, इनका ये जो ले पालक है जो मशरिक वस्ता में है, आपके सामने इसराइल, वो टिकने तो नहीं दिया। और उसको स्टेबल करने के लिए बिज्जू जितनी रियासत है छोटी सी, उसको स्टेबल करने के लिए सबको तबाह कर दिया। अब ये कहानियां जब गिनी जाएंगी, मैंने बड़ी तफसीली एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें सब आएंगे। आप उर्दन को देख लें, आप शाम को देख लें, आप इराक को देख लें, अब ईरान को देख लें, और ये घूमते घुमाते कहाँ पहुंच गए, ईरान आ गए तो पाकिस्तान की सरहद के साथ आ गए। आने वाले वक्त में आपके एक तरफ अफगानिस्तान है, आपके दूसरी तरफ भारत है मोदी, और आपके तीसरी तरफ ईरान है। आज ईरान को क्यों मुश्किल हुई वहां तल अबीब में मिसाइल गिराने में या मारने में, क्योंकि जो एयर स्पेसिस थी वो सारी किसके पास थी, उर्दन गिराता रहा, उधर से त्यारे आने देता है, इधर से गिराता रहा शाम के। इराक में क्या होता रहा, ये सारी चीजें की गई कई दहाइयों के होमवर्क के बाद। इराक में तख्ता उल्टा गया, शाम में जो हाफिजुल असद और बशारुल असद की रिजीम चेंज की गई, बेसिकली ईरान बैक करता रहा वहाँ की उस रिजीम को जो 10-20% की भी नुमाइंदा नहीं थी। और बदले में इन्होंने फ़िरका वारियत को इस्तेमाल किया और तख्ता उलट दिया। जब तख्ता उल्टा, आपको लगता है ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो ये अभी अभी हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, ये गाज़ा का नहीं बोला अरब, उसके बाद ये गए यमन, और फिर घूमते घुमाते इन्होंने जिस तरह सारी प्रॉक्सीज बाकी ख़त्म की, और अब अल्टीमेटली ईरान तक आ गए। अब तेहरान को रातों रात खाली कर दें गाज़ा बनाने की तैयारी में, और ये सब करते फिर रहे हैं। ये बात तो नविश्ता दीवार है कि फॉल ऑफ तेहरान जो है वो इमिनेंट नज़र आ रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये वहाँ अब रिजीम चेंज की बातें शुरू हो गए हैं, और डेफिनेटली एक इनकलाब लाने की वहाँ कोशिश करेंगे। वही इनकलाब जो पहलवी के दौर में था, बिकनीज़ और रंगीला जिसे हम कहते हैं, और उसके दौर में जो 1979 से पहले वहाँ ईरान में अयाशी और शराब और जुआ और जिस तरह की चीज़ें थी, तारीख पढ़ें जाके, दे विल डू द सेम। इसीलिए इनको ये इस्लामी रिजीम दुखती है। ख़त्म चीज़ें जो नज़र आ रहा है वो खुदा न खास्ता यही नज़र आ रहा है कि अगर अब जो ये अगर करने में कामयाब हो गए तो ईरान का भी हाल शायद इराक जैसी कोई ऑक्यूपेंसी वहाँ रखेंगे। जब ये कामयाब इसमें हो गए तो आपको पता है कि 400 जहाज़ आपके इस्लामाबाद, लाहौर या मुल्तान के लिए, पहले ही आपको अमेरिकन सदर कहेगा कि हमें शक है कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर जो है फैलाव हो रहा है।
फिर वो कहेगा पाकिस्तान को चाहिए कि हम बैठे हैं, आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क कर दें। फिर आप कहेंगे हम तर्क नहीं करते। फिर इसराइल कहेगा कि हमारे वजूद को ख़तरा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, पाकिस्तान हमारा अज़ली दुश्मन है और इसमें कोई दो राय है भी नहीं। फिर इसराइल आप पे हमला करेगा और फिर यही कुछ हिस्ट्री दोहराई जाएगी। अमेरिका कहेगा मैं पाकिस्तानियों की आज़ादी के लिए आ गया, उधर से भारत कूदेगा और आपका शराजा बखेरा जाएगा। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर इसरार कह गए, तारीख पढ़ लें, ये मैंने ज़िंदगी दी है जर्नलिज्म को, एक ज़िंदगी दी है इस तारीख को, किताबों को, कॉलम्स लिखने में, बड़े बड़े लोगों से मिलने में। डॉक्टरी मेरी ज़िंदगी का एक चैप्टर है। दूसरा बड़ा मेजर चैप्टर मेरी ज़िंदगी का जर्नलिज्म और सारी हिस्ट्री पढ़ना और कॉलम्स लिखना और ये सारा इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है। ये जो आज बातें मैं आपको कर रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इन्हें जिन भी अल्फाज में याद रखेंगे, आप किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से इसको पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जब आप इसके डेप्थ में जाएंगे, यू मे यूज़ वट एवर मैं आई एम सेइंग, यूज़ चैट जीपीटी, you may use any historical perspective and go and read कि सदाम के साथ इन्होंने क्या किया। गो एंड रीड कि हाफिजुल असद को किस तरह और फिर बशार, और गो एंड रीड कि जो अब शाम में बैठा है ये पहले इसको क्या कहते थे, ये किस नाम से याद करते थे, ये क्यों डोमिनेट कर गए। अगर आज आपको ये बातें समझ आती हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो याद रहे आपको, ये वीडियोस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनेंगी। जब खुदा ना खास्ता मैं इस दुनिया पे हूँगा या नहीं हूँगा, आपको याद आएगा जब हैरब ड्रोन्स आए थे, तब हम बोल रहे थे सबसे पहले कलमा है, मुसलमानियत है और पाकिस्तानियत है, एक रियासत है पाकिस्तान जो कलमे पर कायम है। उससे इन्हें क्यों तकलीफ नहीं होगी, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से क्यों तकलीफ नहीं होगी, जिसका न्यूक्लियर बना नहीं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वहाँ क्यों तबाही लाए, जो बनाने चला था वहाँ क्यों तबाही लाए, जो बना चुका है वहाँ कितनी लाएंगे। ये आपके सोचने का मकाम है, मर्जी आपकी।